तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 CHS के लिए सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे हम लोग न्यू सिलेबस देखने वाले हैं, जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है CHS का, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे सोशल साइंस में दो चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। एक आपका जीके वाला पोर्शन हो जाता है और एक आपका जो सोशल साइंस जो आपके एनसीईआरटी होती है उससे जो आपका क्वेश्चन आता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करें तो आता है हमारा सोशल साइंस का सिलेबस। सबसे पहले अगर इसके एग्जाम पैटर्न या फिर सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका, है ना, 20 क्वेश्चन आपके किससे होते हैं, सोशल साइंस से होते हैं। यानी जितने भी अलग अलग सेक्शन है सबका इक्वल वेटेज है, कोई ऐसा नहीं किसी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे किसी से कम आ रहे। तो आपको हर एक सेक्शन पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग दो चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। एक आपका एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन होता है वो, और एक आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है वो वाली चीज, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वहीं से निकल कर आता है। जो एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन्स है वहां तक से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं। एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो सिलेबस है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्लास 8 की हिस्ट्री है उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी देखते हैं कि आपकी जो 8 की हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे ये जो सेकंड चैप्टर है आपका फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे अलग अलग कंपनीज आती है एंड देन वो अपना रूल एस्टेब्लिश करती है। उनमें से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो, है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी यहीं से शुरू होती है फ्रॉम 1757। तो वहीं पे आपको बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, है ना, और आगे जो भी चीजें होती है वो देखने को समझ में आती है। फिर देखते हैं हम लोग रूलिंग द कंट्री साइड में क्या, कि कैसे अलग अलग जो सेटलमेंट्स आए थे, है ना, टैक्स के लिए कंट्री साइड में, यानी जो गांव के इलाके थे वहां पे, तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, कि ट्राइब्स पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज का, जो अंग्रेज आए थे, जो कॉलोनियलिज्म हुआ था उसका। तो जैसे इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक बार संथाल से आपका क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर व्हेन पीपल रिवॉल्ट, यानी जो 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में भी आपको जानना यहाँ पे जरूरी है। ये ऐसी बात नहीं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया हो गया, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो भी होनी चाहिए इस चीज को लेकर। फिर बात करें सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें अपने अकॉर्डिंग बनाया, कैसे वो 1835 में एजुकेशन सिस्टम, एक नया एजुकेशन सिस्टम के लिए एक्ट लेकर आते, है ना, इंग्लिश को एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और उस पर हमारा क्या स्टैंड था, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो या फिर महात्मा गांधी हो, वो चीज आपको यहाँ पे जाननी है। आगे बात करें तो विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, कि विमेन और कास्ट पे स्पेशली कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है अंग्रेजों के आने के बाद, क्या स्थिति और बदतर हो जाती है या थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये आपका पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करता है फ्रॉम 1870s, है ना, 1870 के दशक से लेके 1947 में जैसे ही हम लोग आजाद हो जाते हैं। तो ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, और बात करें ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक आप मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने देख ली, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ ही पढ़ सकते हैं। बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री में आपका वही बहुत ज्यादा टॉपिक से नहीं आता क्वेश्चन, हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत कम क्वेश्चंस आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे इन्वेजन्स ऑफ मुस्लिम, जो मुस्लिम्स का इन्वेजन कहाँ से स्टार्ट होता है ना। फिर बात करें जो दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश होती है फ्रॉम मोहम्मद गौरी के कारण, आप ऐसा कह सकते हो। तो स्लीव डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और एक यहाँ पे डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। हालांकि सैयद डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब फाउंडर और जैसे वो आया था, क्या कहते हैं, तैमूर आया था तो किसको बैठा कर जाता है, खिजर खान को बैठा कर जाता है यहाँ पे। तो अलग अलग चीजें जो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो।
फिर आते हैं मुगल एम्पायर, मराठास के बारे में पता होना चाहिए आपको, भक्ति मूवमेंट और जो सूफी मूवमेंट हुआ था खासकर वो भी पता होना चाहिए, एंड विजयनगर एम्पायर। ये सारे कुछ जो टॉपिक्स है आपको मेडिवल हिस्ट्री में पता होने चाहिए। एंशिएंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको अर्ली मैथ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा भी तो इंडस वैली से आएगा। इंडस वैली हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, महाजनपद हो गया, ठीक है, ये सारे आते हैं। एंड देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, गुप्त एम्पायर। तो यहाँ तक अगर आपको पता हो तो ये बहुत सही बात है। एक और चीज पे आपका ध्यान होना चाहिए, जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे, चाहे वो हिस्ट्री में कहीं भी आए, एंशिएंट और मेडिवल में, है ना। जैसे विजयनगर में अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे, फिर बात के एंशिएंट में 2 चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे। तो इन सब के बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे इससे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन एंड वेयर वाज द बैटल बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट, ठीक है। तो ये बैटल कब हुई थी, तो ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा जा रहा है ना, क्योंकि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव इसी में आपस में लड़ रहे थे। तो कब हुआ था, 1757 में हुआ था एंड प्लासी में हुआ था, है ना। तो ये चीज इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और ये एग्जैक्ट जो है वो लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए थे। हु बिल्ट बीबी का मकबरा, है ना, जैसे बीबी का मकबरा किसने बनाया था, तो बाबर, औरंगजेब, शाह आलम, शाहजहां। तो शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, इसी की कॉपी की थी किसने, औरंगजेब ने, बाय बिल्डिंग बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो जितने भी चैप्टर्स है आपके, रिसोर्सेज हो गए, लैंड, सॉइल, वाटर, ये नेचुरल रिसोर्सेज आपको पूरा पढ़ना है ना। फिर आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ना है, यानी एग्रीकल्चर कैसे होता है। फिर आपको सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ाया गया है, इंडस्ट्रीज के बारे में। एंड देन जो टर्शियरी सेक्टर होता है, जहाँ आपको पॉपुलेशन के बारे में समझना है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में समझना है कि काम कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है अगर एनसीईआरटी की बात करें तो। और अगर इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें तो आपको अलग से ये सब पढ़ने की जरूरत है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं उससे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे जैसे इससे क्वेश्चन आया, द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडिया इज कॉल्ड। तो ये बहुत बार आया, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, रेड डेटा बुक, है ना, क्या हो जाएगा, रेड डेटा बुक हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री बिफोर 1947। और ये क्वेश्चन जो है आपकी जो एनसीईआरटी थी इंडस्ट्रीज, इसका एक डिट्टो एक पहली लाइन थी, ठीक है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में थी। तो उस फर्स्ट लाइन से आपका क्वेश्चन आया था पिछले बार, तो वही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, टिस्को या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अगर पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स की बात करें तो वही आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट। हालांकि इसके जो पहले 3-4 चैप्टर है उसी से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, बाकी आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है और उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अगर आप चाहो तो मतलब फोकस इन सब पे ज्यादा रहना चाहिए, उन सब पे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। तो बाकी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलरिज्म है, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी है, मार्जिनलाइजेशन आपको समझना होगा, तो ये सारे कुछ हैं। और स्टैटिक जीके की बात करें तो जो भी आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट आता है, चाहे वो डीपीएसपी हो, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, फंडामेंटल राइट्स हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1-2 बार एक्सेप्शन ले लिया जाए तो हमेशा ही उसके आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, राइट टू लाइफ से पूछ लिया जाता है ना। और अलग अलग चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आपका जो भी उसकी मेकिंग है ना, कि कौन सी असेंबली ने बनाया था, कब अडॉप्ट हुआ था, इन सब से आपसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप देखो तो जैसे हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसका आंसर पॉलिटी वाला तो आप होमवर्क में दे ही सकते हैं, इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन है कि चेयरमैन राज्यसभा कौन होते हैं, एंड व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड एनफोर्स, कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, बन कर नहीं पूछा है, अडॉप्ट किया गया था यानी लागू होना शुरू हो गया था। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब ये बात आती है कि इतने सारी चीजें हैं वो कैसे पढ़े। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम है ना, क्योंकि डेट जो है वो रिलीज कर दी गई है आपके सीएचएस के एग्जाम की, जो कि 11 मई। तो आपके पास मिला जुलाकर आप कह सकते हैं 2 महीने है ना, 2 महीने हैं आपके पास। और अगर इस टाइम पे अगर आपने सही से काम नहीं किया तो फिर सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने अभी भी नहीं शुरू किया है तो आप बिल्कुल से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ये लास्ट टाइम होगा शुरू करने के लिए, क्योंकि आप 1 महीने पहले, 15 दिन पहले नहीं स्टार्ट कर सकते, नहीं नई चीजें तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते,
ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर दीजिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी उनके लिए वो है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी पे साइंस और सोशल साइंस के लिए मेरे अगर आप सोशल साइंस की बात करें तो आपका एनसीईआरटी प्राइम फोकस होना चाहिए। स्टैटिक वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ के आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं। आपका ज़्यादा ध्यान एनसीईआरटी पे होना चाहिए, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है एनसीईआरटी हर एक चीज़ बन गई है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका एनसीईआरटी से आता है ना। तो ये चीज़ है, तो एनसीईआरटी पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सको उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ नहीं, ऐसे नहीं है कि गलत हुआ तो ठीक है, सही हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया, गलत हो गया, ये वाली चीज़ नहीं करनी। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है उस टॉपिक को उसी टाइम पढ़ लीजिए, ठीक है, उसी टाइम पढ़ लीजिए। ये सबसे ज़्यादा फायदा देता है, क्योंकि जो चीज़ें आपसे बन रही है वो तो आपको आती हैं, जो नहीं बन रही है उस टॉपिक को ज़रूर से पढ़ने का ट्राई करिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये आप सोच रहे हो कि एक जगह पे कहाँ से पढ़ें, है ना, एक जगह पे सारी चीज़ें जब मिलती है तब आपको ढूंढने में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होता, ये चीज़ होती है। तो आप चाहो तो हमने जैसे हमारा क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है ना, जहाँ आपको हर एक चैप्टर वन शॉट में मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है ना कि 2-3 लेक्चर में डिटेल में चीज़ें समझ लो। ऐसा नहीं है कि वन शॉट वीडियो तो डिटेल में नहीं होगी, लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे और अच्छे से डिटेल में आप समझ सकते हो, ठीक है। और कम टाइम में अब आपके पास टाइम है भी नहीं उतना, है ना। और चैप्टर वाइज आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज मिलती है कि आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ आती है। और स्टडी प्लानर भी आपको मिलेगा। कभी कभी हम लोग सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है, समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें या कैसे करें, तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलता है कि आप इस तरीके से, क्योंकि 2 महीने आपके पास, तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज करने में आप देखते हो एक चैप्टर करते हो दूसरा रह जाता है, तो इस चीज़ में आपको प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट अलग से मिलता है, लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो इंक्लूडेड है कि आप मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तब आप एक फुल टेस्ट दे सकते हो, जैसा प्रॉपर बेस्ड होगा वो जो BHU CHS का एंट्रेंस होता है उसके पैटर्न पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको हर एक चीज़ के लिए। 9th के लिए नहीं है ये, 11th के लिए भी। 9th में जैसे आपको ये सारे सब्जेक्ट आते हैं तो वो आएंगे। 11th मैथ्स के लिए आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बायो के लिए ये, आर्ट्स के लिए एंड कॉमर्स के लिए ये, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और प्लस अभी जो है ऑफर भी चल रहा है, आप चाहो मात्र 600 रुपये में आप क्लास 9th के लिए तैयारी कर सकते हो, जो कि बहुत मिनिमल अमाउंट है, ठीक है। रिचार्ज आजकल इससे ज़्यादा महंगा होता है, तो ये चीज़ आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हो। आगे का फ्यूचर आप इससे डिसाइड कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप ज्वाइन करिए, स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए और फिर वहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करिए, ठीक है। आपको CHS BHU में वहाँ से सिलेक्ट करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ऐसे ही नहीं है बात, है ना, सिलेक्टेड स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर किसी प्लेटफॉर्म से हुआ था पिछले बार तो वो हमारा ही प्लेटफॉर्म था। आप यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम भी देख सकते हो, उनके मार्क्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास 11 के हो गए, और क्लास 9th की तो कोई बात ही नहीं है ना। देन नेक्स्ट आप भी हो सकते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एक जगह सारी चीज़ें चाहिए और कम टाइम में आप चाहते हो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, दिए गए नंबर पे आप, ऐसे आपको नंबर शो भी हो रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से डिटेल में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।